दोस्तों नमस्कार। झारखंड में फिर सियासी उथल पुथल की स्थिति देखने को मिल रही है। 31 दिसंबर जो 2023 का आखिरी दिन था और 1 जनवरी जो 2024 का पहला दिन था, ये दोनों दिन कुल मिलाकर के आप अगर देखें तो 48 घंटे का जो वक्त था, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बड़ा कष्टदायक रहा है। पूरा मामला कुछ यूं है कि गांडे जो गिरिडीह जिले का एक विधानसभा है, वहाँ के विधायक सरफराज अहमद साहब ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया? उनका स्टेटमेंट आया है कि मैं पार्टी को मजबूत करना चाहता हूँ और अपने नेता हेमंत सोरेन को ज़्यादा मजबूत करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। तो ये अचानक 4 साल से सरकार चल रही है, 4 साल से वो विधायक थे, अचानक इस्तीफा देने की नौबत क्यों आ गई? क्या उनसे इस्तीफा मांगा गया या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए? तो दोस्तों ज़्यादा पहले न बुझाते हुए आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि सरकार संकट में है। झारखंड की जो सरकार है वो संकट में है और संकट किसी और ने नहीं, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने खड़ी की है। हेमंत जी को 7 बार ईडी ने समन जारी किया। ये जो 7वां समन था, माना जाता है कि ये आखिरी समन था और वही जमीन वाले मामले को लेकर के इनके खिलाफ जो क्वायरी चल रही थी, उसी के अंदर में ये समन जारी किया गया था। पहले समन में तो ये गए थे, उसके बाद 6 समन जारी किए गए और ये किसी में नहीं गए। तो एक तरीके से इन्होंने ईडी को अपने ठेंगे पर रखा। ईडी समन पे समन भेजती चली गई और इन्होंने कभी उसको नोटिस नहीं किया। जनसभाओं में तमाम तरह की बातें कहते रहे, सरकार के ऊपर में आरोप लगाते रहे और उनके न जाने के कारण, ईडी के सम्मुख पेश न होने के कारण जो राज्य का पारा है, सियासी पारा, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। अब 31 तारीख को क्या हुआ? 31 तारीख को ये हुआ कि जो सरफराज अहमद है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बेसिकली उन्होंने उस सीट को खाली कर दिया है, एक तरीके से पॉलिटिकल सेक्रीफाइस किया है कल्पना सोरेन के लिए। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की वाइफ है। हेमंत सोरेन के जो रणनीतिकार है उन्होंने बताया होगा कि देखिए सर, 7 हो गया है, अब आपको शायद ईडी अरेस्ट कर लेगी। ईडी अरेस्ट करती है, नहीं करती है, क्या होगा नहीं होगा ये तो ईडी को पता है। हम और आप सिर्फ कयास लगा सकते हैं। तो एक कयास ये भी लग रहा है कि हो सकता है ईडी जब हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर ले तो राज्य में उथल पुथल ना हो, सत्ता परिवर्तन ना हो, सिर्फ मुख्यमंत्री बदल जाए। इसके लिए हेमंत सोरेन ने रणनीति बनाई। कल्पना सोरेन के लिए गांडे का सीट खाली करवाया। सरफराज अब तो विधायक नहीं है, उनका इस्तीफा 1 तारीख को स्वीकार हो गया है। रविंद्रनाथ महतो जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, झारखंड विधानसभा के, उन्होंने अधिसूचना जारी कर दी है कि इनका इस्तीफा आया था, हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है, अब ये विधायक नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये लग रहा है कि आने वाले जल्दी ही 1-2 दिन में, या हो सकता है कुछ ज़्यादा भी समय हो जाए, ईडी एक्शन में दोबारा आएगी। अब ईडी को किसके संकेत और किसके इशारे की जरूरत है ये आपसे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये भी देखना पड़ रहा है कि बाल कटवा के शहीद होने वाली या नाखून कटवा के शहीद होने वाली बात तो नहीं है। थोड़ा आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूं। आज से 2 महीना पहले वरिष्ठ नेता सरजू राय, जो जमशेदपुर पूर्वी के विधायक हैं और कई बार विधायक रह चुके हैं, रघुवर सरकार में मंत्री भी थे, तो उन्होंने भारतीय जनतंत्र मोर्चा के एक सम्मेलन में डंके की चोट में कहा था कि हेमंत सोरेन की सरकार दिसंबर तक नहीं रुक पाएगी। और फॉर्चुनेटली उस मीटिंग में मैं भी था। तो मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी किया कि आपके पास इसका आधार क्या? उन्होंने कहा हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन किसके हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो नवंबर दिसंबर महीने की बात थी, दिसंबर का मामला क्रॉस कर गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो लोग दबी जुबान चर्चा भी करने लगे, कह रहे सरजू राय जी ने क्या कहा था। लेकिन 1 तारीख को वो फलीभूत होता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरजू राय ने जो बातें कही थी वो बातें धीरे धीरे जाकर के सही साबित हो रही है। दरअसल मौका बेमौका सरजू राय हेमंत सोरेन की तारीफ भी करते रहे हैं और उन्होंने परोक्ष रूप से एक बार एडवाइस भी दिया था कि भाई आप जब पहली बार गए थे तो आपको 6 समन का इंतजार क्यों करना था? दूसरा समन आता तो आप जाते और आपको जाकर के अपनी बात कहनी चाहिए थी। भाई जो होगा निर्शील विवेक होगा, वो दुनिया देखेगी, समाज देखेगा। लेकिन कहते हैं ना कि आप जब सत्ता के शीर्ष पर बैठते हैं तो माफ कीजिएगा, कई बार आप बहरे भी हो जाते हैं और कई बार आप अंधे भी हो जाते हैं।
फिर एक कोठरी होती है जो आपको घेर लेती है, और उस कोठरी के घेरने के बाद आपका कई मामलों में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। निशिकांत दुबे जो गोड्डा से सांसद हैं और चर्चित सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके लिखा है, ये कल का ट्वीट है, कि देखिए अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनकी वाइफ कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन जाएंगी। और उन्होंने आखिरी में एक लाइन लिखा है कि ये जो नया साल है ये सोरेन परिवार के लिए बड़ा कष्टकारक है। अभी तक तो यही दिख रहा है, और वास्तव में तनाव तो हर किसी को है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में बेचैनी का आलम है। इस बात को कल्पना करके लोग सिहर उठते हैं कि अगर खुदा न खास्ते ईडी ने हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया तो बाकी की जिंदगी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। बेशक सरकार बची रहेगी, संख्या बल में भी बहुत ज़्यादा कमी नहीं आएगी, और 2023 में ही 31 दिसंबर को सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया। इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि चूंकि अब इसी साल यानी कि 2024 में विधानसभा का चुनाव होना है नवंबर के महीने में झारखंड में, तो नियम ये कहता है, आचार संहिता के मुताबिक कह लीजिए या चुनाव आयोग के मुताबिक कह लीजिए, कि अगर चुनाव में 1 साल का समय शेष है और उस बीच में कोई इस्तीफा देता है तो उपचुनाव नहीं होगा। इस तरह की व्यवस्था है। दिमाग ये लगाया गया कि सरफराज अहमद से 31 दिसंबर को दस्तखत करवा लिया गया, यानी कि कैलेंडर के हिसाब से देखे तो वो 2024 नहीं 2023 का इस्तीफा माना जाएगा, भले उसको स्वीकार किया गया है 2024 में। ईडी के शिकंजे में जो भी फंसा है वो बाप बाप कर रहा है। आप दिल्ली में सत्येंद्र जैन का मामला देख लीजिए, संजय सिंह का मामला देख लीजिए, मनीष सिसोदिया का मामला देख लीजिए। कल्पना कीजिए कि अगर यही हेमंत सोरेन के साथ होता है तो क्या होगा। बेल की संभावना बहुत कम होती है, और ऐसे में राज्य सफर कर सकता है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी है वो अटैकिंग मोड में है। बाबूलाल मरांडी लगातार सरकार के खिलाफ बयान देते रहे और तथ्यों के साथ देते रहे हैं। ऐसा नहीं कि हवाई उठा करके पत्थर फेंक दिया, ऐसा भी नहीं है। तो आने वाले समय में झारखंड इसको कई किस्म परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है कि संख्या बल में भी सेंधमारी हो, क्योंकि संख्या बल में सेंधमारी करने के लिए कई पार्टियां बदनाम नहीं है। आप कई स्टेट का एग्जाम्पल आपको दिया जा सकता है और आप बुद्धिमान है, आपको कुछ समझ में आएगा। तो आने वाले दिन झारखंड में बड़े अहम है, थोड़े तनावपूर्ण भी है। इसको देखना और समझना हमारी आपकी दोनों की जिम्मेदारी, हम लोग देख रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि निर्भीक पत्रकारिता, ईमानदारी वाली पत्रकारिता यूं ही चलती रहे, तो कुछ डोनेट करने के लिए भी सोचिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।